नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था। लोग घटती ग्रोथ से परेशान थे, लेकिन इन सबके बीच स्टार्टअप की कामयाबी की कहानियों ने एक उम्मीद जगाए रखी थी। सभी स्टार्टअप को लेकर बुलिश थे। स्टार्टअप बिजनेस अपनी सफलता की कहानियों की वजह से लगातार सुर्खियों में छाए थे। लोग जब सैलरी कट से गुजर रहे थे, उस वक्त स्टार्टअप न सिर्फ लाखों की संख्या में लोगों को नौकरी दे रहे थे, बल्कि सैलरी भी उम्मीद से ज्यादा। अब ऐसे में स्टार्टअप राइजिंग बिजनेस कैटेगरी में आकर खड़े हो गए। कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न की कैटेगरी में भी शामिल हो गए, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। स्टार्टअप्स को फंडिंग में दिक्कतें आ रही हैं। हायरिंग की जगह फायरिंग का दौर शुरू हो चुका है। 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू वाली अनअकैडमी ने हाल ही में 624 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और सोमवार को अचानक कंपनी के फाउंडर और सीईओ गौरव मुंजाल ने मेल कर कंपनी के खर्चों में कटौती की बात कही। इस दौरान उन्होंने ऑफिस में कर्मचारियों को मिलने वाले खाने और नाश्ते को गैर जरूरी बताते हुए उस पर रोक लगा दी। यानी कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बात सिर्फ अनअकैडमी की नहीं है। हाल के दिनों में और भी स्टार्टअप्स ने ऐसी ही कुछ खबरें उनकी तरफ से आई थी, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर कई सारे सवाल उठ सकते हैं। अनअकैडमी की नहीं बल्कि पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को आज हम देख रहे हैं और सवाल यहाँ पर हम खड़ा कर रहे हैं कि क्या स्टार्टअप के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? क्या बिना पुख्ता रणनीति के बिजनेस करने का ये नतीजा है? स्टार्टअप जिस तरह कदम उठा रहे हैं, क्या वो सही है? अचानक इतने लोगों की छटनी से कहीं स्टार्टअप्स में भरोसा कम तो नहीं हो जाएगा? और इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हम हमारे पैनलिस्टों से। हमारे साथ जुड़ गए हैं मणिपाल ग्लोबल ईडी फॉर्मर डायरेक्टर इन्फोसिस मोहनदास पै। हमारे साथ है CIL HR CEO एंड डायरेक्टर आदित्य नारायण मिश्रा और बॉबल AI के फाउंडर और CEO अंकित प्रसाद। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। पै सर, आपके पास ही आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपसे आज का सिनेरियो समझना। जिस सिनेरियो से, जिस दौर से स्टार्टअप्स गुजर रहे हैं, एक दौर था जहां पर एक बात कही जाती है, बेरोजगारी को खत्म करने, भारत में बेरोजगारी को खत्म करने में स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान होगा और काफी हद तक हमने इसको होता हुआ भी देखा। लेकिन जिस दौर से गुजर रहा है स्टार्टअप कंपनियों का, फिलहाल जो मुश्किल समय हमें दिखाई दे रहा है, क्या अहम वजह आपको इसके पीछे लगती है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में अब इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गया है इन्फ्लेशन के तारीख। और यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट आगे ले रहे हैं। दुनिया में ये पैंडेमिक के मुताबिक करीब $25 ट्रिलियन का करेंसी प्रिंट हुआ है। लिक्विडिटी ज्यादा था कोविड के समय पर, अभी तो इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, इसलिए इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है दुनिया में, तो लोग इन्वेस्ट करना कम करते हैं। इसलिए अभी भारत में भी FPI का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आउटफ्लो हो रहा है और स्टार्टअप में भी इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। पहले 6 महीने में करीब $16 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है। उसके पिछले साल 42 बिलियन था, उसके पिछले साल था 12 बिलियन से 42 बिलियन गया 21 कैलेंडर ईयर में। 22 में अभी 16 बिलियन हुआ है पहले 6 महीनों में। ये तो अच्छी बात है कि जब इन्वेस्टमेंट सारी दुनिया में कम हुई है, भारत में भी आगे जा रहा है। अभी क्या हो गया है, सब स्टार्टअप्स अभी कुछ पैसा कंजर्व कर रहे हैं, ज्यादा खर्च नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि उनको ग्रो करना है और उनको अगर ज्यादा कैपिटल चाहिए तो कैपिटल 5 महीने 6 महीने को नहीं मिल सकता है, तो मिलने में मुश्किल है, इसलिए कर रहे हैं। तो ये तो सिचुएशन कभी होता है। देखिए, हर 3 साल में 1.5 साल 2 साल मार्केट ऊपर जाती है, बहुत पैसा आती है, फिर मार्केट कम होती है। इस मार्केट में वैल्यूएशन कभी ज्यादा होता है तो मार्केट गिरती है, पैसा कम होता है, वैल्यू क्रिएशन ज्यादा होता है
तो वैल्यूएशन फिर से वापस आता है। ये होने में करीब 2.5-3 साल होता है एक साइकिल के लिए। आपको याद होगा कि कोविड के बाद में एक साइकिल हुआ, फिर मार्केट आगे गया, अभी नीचे हुआ है। उसके पीछे हाउसिंग.com के समय पर बबल था, मार्केट आगे गया, फिर नीचे आया। ये तभी कभी होता है। तो अंकित, पाई सर की बात को ही आगे ले जाते हुए आपको हमें समझाना होगा कि क्या वाकई आप समझते हैं कि ये एक साइकिल का दौर है जिससे स्टार्टअप इंडस्ट्री भी फिलहाल गुजर रही है और आने वाले वक्त में हम इस दौर को भी फिजल आउट होता हुआ देखेंगे और एक बार फिर से जो भरोसा स्टार्टअप और स्टार्टअप कल्चर और स्टार्टअप कंपनियों पर लोगों को था वो हम वापस आता हुआ देखेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर विश्वास जो है वो डगमगाता अब दिखाई दे रहा है। जिस तरह से छटनियां हो रही हैं, फंडिंग की किल्लत हो रही है, बंद हो रहे हैं रातों रात स्टार्टअप्स, तो परेशानी तो यहाँ पे फिलहाल खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही और मंदी के बादल हैं देखिए पूरी दुनिया में, जिसका असर भी भारत पर तो होना ही है। कविता, मैं काफी हद तक अग्री करता हूँ मिस्टर पाई की कहे हुए बातों से। बिल्कुल दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी का दौर है और देयर आर क्लाउड्स जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एंटरप्रेन्योर जो ब्रीड होता है वो प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज को निकालना जानता है। वो समझता है कि कैसे प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया जा सके, राइट। और इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया में भी, भारत में हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो समझेंगे कि जो सबसे बढ़िया पैसा होता है कंपनी के लिए वो एक कस्टमर का पैसा होता है। इन्वेस्टर का पैसा आपको एक कुशन देता है, एक लग्जरी देता है, लेकिन कस्टमर के पैसे से ज्यादा बढ़िया पैसा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज के डेट में मैं जो देख पा रहा हूँ अपने एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम में कि लोग प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे कदम ले रहे हैं अपने स्टार्टअप्स में, चाहे वो एक ले ऑफ जो छटनी की आप बात कर रहे हैं या फिर कुछ और ऑप्टिमाइजेशन, एक्सपेंस ऑप्टिमाइजेशन, रेवेन्यू में एग्रेशन, ये जो डिफरेंट स्टेप्स ले रहे हैं डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स, ये सारे इस उम्मीद से ले रहे हैं कि हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करेंगे। वैल्यूएशन पे फोकस करने का शायद समय अभी थोड़ा खत्म हो गया है। और मैं अग्री करता हूं कि जैसा कोविड की समय एक अनसर्टेनिटी का दौर आया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया और मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से काफी सारा पैसा भारत में आया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत जल्दी वैल्यूएशन को उन्होंने ग्रो कर लिया। लेकिन क्या वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड था, ये क्वेश्चन मार्क है, राइट। और ये सही मौका है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए अपनी वैल्यूएशन को प्रूव करने का बाय फोकसिंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। और मुझे लगता है और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छी बात है इकोसिस्टम के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आदित्य, लोगों के भविष्य से तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। हम जानते हैं कि जिस तरह से स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ और इसका चलन बढ़ा, इसने पकड़ बनाई, बहुत सारे लोगों ने जो कि अपनी ज़िंदगी में शायद कभी रिस्क लेने के बारे में सोचते भी नहीं थे और कभी एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते भी नहीं थे, उन्होंने शायद स्टार्टअप खोल लिया या किसी स्टार्टअप को ज्वाइन कर लिया इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि हम कुछ क्रिएटिव करेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे, हम कुछ क्रांतिकारी करेंगे। यहाँ पर तो खिलवाड़ हो गया ना उनके भविष्य के साथ। उनका क्या होगा? किस तरह से आप इस पूरे जॉब मार्केट को स्टार्टअप्स के लिहाज से देख रहे हैं? आपकी क्या रीडिंग है? देखिए, ये जो कुछ लोगों का ले ऑफ हो गया, उन लोगों के लिए तो ये काफी अनफॉर्चुनेट जैसा सिचुएशन है, वो उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो सैलरीज, जो बेनिफिट्स का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वो काफी हाई रहता है कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। और जहां पर हमें पता है कि जहां पर रिवार्ड्स हाई हैं, वहां पे रिस्क भी हाई हैं। तो जो लोग ये स्टार्टअप इकोसिस्टम ज्वाइन किए थे, शायद उन लोग मतलब खाली ब्राइट साइड ऑफ द कॉइन देखकर हम लोग वो डार्क साइड को कभी उसके बारे में सोचे ही नहीं। लेकिन अभी ये जो सिचुएशन चल रहा है, इसको ये एक रियलाइजेशन कर रहा है लोगों के दिमाग में कि देखिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम का फ्यूचर तो अच्छा ही है, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। क्योंकि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ने के लिए, जैसे पाई साहब ने बताया कि देखिए वर्ल्ड में
स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में इतने कम नहीं हो रहे हैं। और अंकित ने भी बताया कि अभी वैल्यू क्रिएशन के ऊपर एंटरप्रेन्योर्स फोकस कर रहे हैं। तो फ्यूचर स्टार्टअप इकोसिस्टम का फ्यूचर अच्छा है, इसलिए कि इन्वेस्टर्स हैं और इंडियन टैलेंट मार्केट में टैलेंट अवेलेबिलिटी है, और टैलेंट का एक एस्पिरेशन लेवल, एम्बिशन लेवल ऑलरेडी हाई है, और वो कॉन्फिडेंस है लोगों में। तो ये तीन चीज है, तो ये इकोसिस्टम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहां पर ले ऑफ्स हो गए, ये करीब 10,000 लोगों का ले ऑफ हो गया, ये इकोसिस्टम मेरा एस्टिमेट में 7 लाख से 10 लाख लोगों का एम्प्लॉयमेंट देता है। इसमें से 10,000 लोगों का ले ऑफ हो गया, वो 10,000 लोगों के लिए अभी 2-3 महीना अभी डिफिकल्ट टाइम तो चलेगा, क्योंकि उनको दूसरा कुछ अल्टरनेटिव निकालने में उतना टाइम तो लगेगा। कुछ लोगों को शायद 1 हफ्ते में मिल जाएगा, कुछ लोगों को 8 हफ्ते लग जाएंगे, 10 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन ये 10,000 जो है 10 लाख के एक कंपैरिजन में, अब देखिए ये 1% ही है, मतलब ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। वो 10,000 फैमिली, 10,000 लाइफ्स के बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ। मैं 9,90,000 लोग जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है और फ्यूचर में ये बढ़ने वाला है। आई थिंक वी शुड लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ इट, इज व्हाट आई वुड लाइक टू लुक एट। साइड थोड़ा सा और फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं पाई साहब के साथ, क्योंकि देखिए सरकार भी कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया के चलते इस पूरे कल्चर को प्रोत्साहन देना चाहती है। अब जिस दौर से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था गुजर रही है, भारत में जो हम पाई साहब दिक्कतें देख रहे हैं, आपके मुताबिक क्या वो कदम और सख्त कदम खासतौर से स्टार्टअप्स के लिए क्या होने चाहिए, तुरंत प्रभाव से जो उनको उठाने की जरूरत है? देखिए, सब लोगों को पता चलना पड़ेगा कि ये तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, बूम होता है, बस्ट होता है, कभी कभी होता है, कभी होगा, और इसके बिना मार्केट नहीं चलेगी। ठीक है, ये तो होता ही है। अगर आपको पैसा कैपिटल रेज करना है, तो आपको कैपिटल रेज करना है जब मार्केट में पैसा है। जब आपको पैसा चाहिए, मार्केट नहीं होगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कभी भी बैलेंस शीट में लिक्विडिटी होना है, कभी भी जब मार्केट में पैसा है तो पैसा आपको लेना है, वो दूसरी बात है। तीसरी बात है, जब कभी आप पैसा लेते हो तो ज्यादा खर्च नहीं करना है। ज्यादा खर्च करके, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। कैपिटल को ज्यादा रेस्पेक्ट देना है, और कभी आपको सोचना पड़ेगा कि 2 साल के लिए बैलेंस शीट में कैश होना है। और तीसरी बात है, और दूसरी बात है कि सब लोगों को मार्केट पर ही फोकस होना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि सब लोग हीरो हो गए। अगर आप यूनिकॉर्न हो गए, ये नहीं है कि आप एक बड़े कंपनी हो गए, एक हीरो हो गए क्योंकि आपको वैल्यू मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स लोग देखते हैं, समझते हैं कि आगे वो पैसा करेंगे, और तेजी है, तेजी, मार्केट तेजी में है। मार्केट जब ज्यादा तेजी होगा, मंडी होगा, अभी मंडी में है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा ये साइकिल है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करना है, रेवेन्यू मॉडल बनाना है, जैसे कि आप ही कैश फ्लो पॉजिटिव होंगे और प्रॉफिट्स बनाएंगे। लोगों को पता है कि अगर आपको ज्यादा से ग्रो करना है तो लॉस होगा, क्योंकि मार्केटिंग में ज्यादा पैसा डालना है, ग्रोथ। बिल्कुल सही कहा। साफ तौर से पाई साहब, जो आपने हीरो वाली बात कही है ना, बहुत सारे यहाँ पर आईपीओ लाकर हीरो बन गए हैं। क्या अभी भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि निवेशकों को आप डुबाएं ना कहीं आगे चलते हुए? अभी आईपीओ लाने के लिए कुछ मुश्किल है, क्योंकि मार्केट ठंडा हो गया है। आपको आईपीओ करना है जब मार्केट गर्म है, मार्केट में पैसा है, सब लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, और ठीक से एक वैल्यूएशन देते हैं। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं होना है। सो आपको रेडी होना है, जब कभी मार्केट पॉजिटिव होगा आप जाकर आईपीओ करेंगे। नारायण मूर्ति ने एक इंटरव्यू देख के 1 महीने पहले कहा था, देखिए आईपीओ एक फंडिंग राउंड नहीं है। आईपीओ ये ऐसी स्थिति है कि आप पब्लिक मार्केट्स में जाते हो और सबके साथ करके
वादा देते हो कि आपकी कंपनी अच्छी है, और हर समय हर सेकेंड आपका कंपनी का वैल्यूएशन होता है क्योंकि ट्रेडिंग होता है। और पब्लिक मार्केट्स में सैकड़ों कंपनियां हैं, आप ही एक कंपनी नहीं है, बहुत कंपनियां हैं, बहुत फॉलोइंग है। इन्वेस्टर्स को चॉइस है कि दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपके कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना अगर आपका प्राइस ज्यादा है। जो कोई ये स्टार्टअप आईपीओ में आए थे उनके पास ज्यादा से ज्यादा घमंड था, ज्यादा वैल्यूएशन किया, और उनको समझ में नहीं आया कि अगर आप आईपीओ मार्केट जाते हो, ज्यादा वैल्यूएशन पूछते हो, आपको मिल सकता है। अगर आपको मिल सकता है, वो वैल्यू, उस वैल्यूएशन से आगे लेने के लिए आपका जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी कर सकते हो, बहुत मुश्किल है क्योंकि वैल्यूएशन पहले ही अच्छा है। और आपको दूसरा सोचना पड़ेगा, जब कभी आईपीओ करते हो आपका डाइल्यूशन 5%, 10% होगा, 15%, 20% होगा। आपका फोकस चाहिए कि जो बाकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करना है। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आप ज्यादा वैल्यूएशन करेंगे और मार्केट गिरेगा तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है, पुराने इन्वेस्टर है, उनका वैल्यू भी गिरेगा, उनका नंबर ज्यादा है। आप 10%, 20% डाइल्यूशन करते हो, इसलिए आपको कितना डाइल्यूशन करोगे, कितना पैसा कंपनी में डालेंगे, ये सब आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आईपीओ एक अच्छी बात है। आईपीओ मार्केट में आपको जाना है, करना है, पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन आईपीओ मार्केट में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा है। और ठीक से आपको आईपीओ मार्केट देखना पड़ेगा, और एक 3 महीने 6 महीने में वो भी पॉजिटिव होगा, उधर भी पैसा मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन अंकित, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये केवल एक आईपीओ लाने के बाद ही सिद्ध होती हैं। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर तभी से होती है जब आप सोचते हैं कि आपको स्टार्टअप लाना है, और आप जब उस राह पर निकल जाते हैं, स्टार्टअप खड़ा करते हैं, जहां पर तमाम जिंदगियां खासतौर से आर्थिक तरह से आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, आपके ऊपर जिम्मेदार होती हैं, आश्रित होती हैं। अब आपके मुताबिक मुझे ये बताएं कि मौजूदा हालात में जो भी तरह के स्टार्टअप्स अपनी ओवरहेड्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, छटनी करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वो एक मैसेज तो अच्छा नहीं जा रहा है तमाम लोगों के बीच में, कल्चर के तौर पे अगर इसको देखा जाए। और आपके मुताबिक अगर जो भी अपने ढांचे को ठीक करने की कोशिश स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है ताकि किसी को आर्थिक नुकसान ना हो, और पूरे स्टार्टअप सिस्टम को, जो हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था, उस पर चोट ना आए? ये काफी अच्छा सवाल पूछा है आपने कविता। मुझे लगता है कि जब हम कंसोलिडेशन की बात करते हैं कंपनी के अंदर या रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, तो उसमें people layoff should be the worst case scenario. It should not be the first step that one should take, right? आज के डेट में हमने देखा कि बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स ने इतना सारा पैसा बैंक अकाउंट में होते हुए पीपल लेऑफ को सबसे पहला स्टेप चुना अपने कंसोलिडेशन के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, या अपने कैश को कंजर्व करने के लिए। हमारी कंपनी बबल एआई में फॉर एग्जांपल हमने पीपल लेऑफ को कभी चुना ही नहीं। हमने चुना कि क्या हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट को, ऐसे बिजनेस ऑफरिंग को जहां पे एक मार्जिनल इंक्रीमेंटल वैल्यू मिल रही है हमें, उसे ले ऑफ कर सकते हैं क्या हम पीपल रिसोर्सेस को इंटरनली मूव कर सकते हैं क्या? जिन लोगों की किसी प्रोजेक्ट में जरूरत नहीं है, क्या हम उसे अपने कोर प्रोजेक्ट में लेकर के आ सकते हैं? तो इस तरीके से अगर हम इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से कैश कंजर्वेशन के बारे में सोचेंगे, ऑप्टिमाइजेशन और इफेक्टिवनेस लाने की सोचेंगे, तो शायद हमें पीपल ले ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें बहुत ही ह्यूमनली सोचने की जरूरत है। एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ही ह्यूमन बिहेवियर दिखाने की जरूरत है, ना कि एक मैकेनिकल रोबोट की तरह एक एक्सेल शीट पर लोगों के नाम काट के पैसे बचाए जा सकते हैं। मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे स्टार्टअप्स को एक अच्छा संदेश देने की जरूरत है इकोसिस्टम में, जॉब मार्केट में लोगों को, कि स्टार्टअप्स रहने वाली हैं और लॉन्ग टर्म सोचती हैं, प्रॉफिटेबल सोचती हैं, और पीपल ले ऑफ इज द लास्ट थिंग दैट वी थिंक अबाउट, राइट? तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं वो इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का हिस्सा बनाया जाता है, उनको एक ओनरशिप दी जाती है कंपनी में, जो कुछ टाइम के दौरान वेस्ट होता है। तो वो जो वेस्टिंग की जो प्रॉमिस स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉयज के साथ करती है,
तो बीच में ले ऑफ कर देने से वो प्रॉमिस एक तरीके से हम ब्रेक कर रहे हैं, जो एक डिस्ट्रस्ट का माहौल पैदा करेगा। उससे हमें बचने की जरूरत है। और हमें लोगों के लिए करियर पाथ डिजाइन करने की जरूरत है, जिस तरीके की हम बिल्कुल, इसीलिए ही स्टार्टअप जाने भी जाते थे। और जैसा कि आपने कहा, एक परिवार, एक समूह जैसा माहौल होता था। लेकिन आज देखिए गुरु पूर्णिमा का भी दिन है और हमारे साथ पाई साहब हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इनसे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और जिस दौर से ये गुजर रहे हैं उनके लिए कुछ गुरु मंत्र ले रहे हैं। तो आप टिप्स के लिहाज से पाई साहब क्या बातें कहना चाहेंगे तमाम लोगों को? देखिए, मैं गुरु मंत्र दे दूंगा कि जब कभी आप पिच करते हो, दूसरों के पास जाते हो, आपको सोचना पड़ेगा वो लोग आप में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, आपका क्या थीसिस है, उनको क्यों इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास पैसा है, आप ही अपने कंपनी पर इन्वेस्ट करोगे, ये प्रश्न पूछना है, उसको उत्तर चाहिए। और दूसरी बात है, उनको समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस से उनको लाभ मिलेगा। वो चैरिटी नहीं कर रहे, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको लाभ मिलना है, और ज्यादा लाभ 21%, 30% हर साल IRR मिलना है। अगर आप कर सकते हो तो देखिए। तीसरी बात आपको याद रखना है कि जब कभी वो इन्वेस्ट करना आते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं होना है। आप ज्यादा पूछ सकते हो, वो कहेंगे कभी कभी देंगे, कभी कहेंगे नहीं देंगे, लेकिन आपने ज्यादा वैल्यूएशन किया, आगे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। उस वैल्यूएशन से उनको 25-30% साल में मिलना है, उनका एक्सपेक्टेशन है। आप उनका एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने का आप पर ही वो भरोसा करेंगे, आप पर ही वो देखेंगे, तो आपका रिस्पांसिबिलिटी है। आप एक फिड्यूशियरी एजेंट हो, इसलिए जब वैल्यूएशन पूछते हो, वैल्यूएशन रीजनेबल होना है, या तो ऑड्स आपके मुताबिक होगा, आपके फेवर में ऑड्स तय होगा। और दूसरी बात है कि हर महीना, हर क्वार्टर आपको इन्वेस्टर को सब एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपका क्वार्टरली अकाउंट्स देना पड़ेगा, मंथली एक न्यूज़लेटर देना पड़ेगा, ताकि कि उनके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन हो। और कभी एक क्वार्टर में एक बार या 6 महीने में एक बार उनसे बात करके एक ब्रीफिंग देना पड़ेगा। क्योंकि जब कभी आप आगे कैपिटल चाहते हो, आपके जो इन्वेस्टर्स है, अगर वो आपके साथ खुश हो तो आप वही इन्वेस्ट करेंगे। तो जो पैसा आपको रेज करना है वो ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ही कर देंगे, उनको खुश होगा। अगर किसी नया इन्वेस्टर ने उनसे बात किया तो वो कहेंगे अच्छी कंपनी है, उनको भी खुश करना है। तो ये तो आपको याद करना, इन्वेस्टर रिलेशन ठीक है। आपको याद होगा कि एक बड़ा दिल्ली वाला कंपनी लिस्ट किया, उसका CEO ने कहा कि लिस्ट करने के बाद मैं एनालिस्ट और इन्वेस्टर से नहीं मिलूंगा, क्वार्टरली नहीं मिलूंगा, साल में एक बार मिलूंगा। और कल टीम में कर रहा है कि हर क्वार्टर में मिलूंगा, क्योंकि उसका प्राइस तो बहुत गिर गया। बहुत घमंड थी। घमंड नहीं करना है दूसरों के साथ, क्योंकि आपको पता होगा कि जब कभी पैसा लेते हो आप उनका फिड्यूशियरी एजेंट हो। घमंड कभी नहीं रहना है। अगर घमंडी होंगे तो आपका एक भविष्य अच्छा नहीं होगा। और आखिरी बात यह है कि आपको धंधे पर फोकस करना पड़ेगा, एक वायबल फाइनेंशियल मॉडल बनाना है, ताकि कि कभी भी 3 साल 5 साल के बाद आप प्रॉफिट करें, आपका कैश फ्लो हो। अगर आप कैश फ्लो पॉजिटिव होते हो, प्रॉफिट करते हो, तो पैसा आपका है। जब कभी वो दूसरों के पास पैसा है, उनका ठीक से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सभी गुरु पूर्णिमा के दिन पर मैं आपको ये सभी एक गुरु मंत्र देना चाहता हूं। आप सोचिए, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि आपका भलाई है, सबके विश्वास और सबके साथ करके ही आपका भलाई है। और आपका भलाई है जब आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी और ताकतवर होगी। इन्फोसिस को देखिए, TCS को देखिए, कितना प्रॉफिटेबल है, कितने साल हो गए, ठीक है, कितना काम किया है उन्होंने, स्टैंडर्ड रखा है। आपको भी कभी स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आप न्यू इकोनॉमी हो। सो ये सभी आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, वो उनका एक्सपेक्टेशन भी यही है।
बिल्कुल, बहुत ही आसान भाषा में आपने तमाम गुरु मंत्र दिए और महत्व समझाया कि कैसे भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस मुश्किल दौर से तमाम स्टार्टअप कंपनियां गुजर सकती हैं। तो अगर हमारी स्टार्टअप इन सारी चुनौतियों से पार पा लें, तब नए भारत के मिजाज से देखा जाए, नई पीढ़ी की ये कारोबारी दुनिया